नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे वन शॉट केमिकल काइनेटिक्स में। आज की क्लास में क्या होने वाला है ज़रा आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन सी चीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात कर दूं। पहली बात है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी, साथ में हम इसको देखेंगे जिसको अणुसंख्यता कहते हैं, इसको पहले पढ़ेंगे। दोनों के बीच में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न इसमें से। प्रथम कोटि अभिक्रिया उसका व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया उनका व्यंजक, ये आपको डेराइव करने आना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर बात आता है अर्धायुकाल। अब दोनों का, प्रथम कोटि का भी और शून्य कोटि दोनों का अर्धायुकाल कैसे निकाला जाएगा, उनका फॉर्मूला क्या होगा, उनके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, ये सब आपके क्वेश्चंस में रहेंगे। साथ में होगा आर्हेनियस का समीकरण भी और आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। ये दोनों ही चीज़ें आपके पास होने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों में ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि ये सारे चीज़ें आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, चूँकि आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, दोनों स्थिति में हम वन शॉट देखते हैं। पहले वन शॉट देख करके पूरा तैयारी शुरू करते हैं। तो वन शॉट से जब पूरी तैयारी शुरू करते हो, फर्स्ट ये वन शॉट रहता है और सेकंड जब तैयारी शुरू करते हो तो वो आपको वन शॉट में बहुत कम समझ में आती है बातें, लेकिन एक तरह से आपका दिमाग प्रोसेस हो जाता है। इन चीज़ों को हमको गहराई में पढ़ना है, समझना है, इसके लिए। दूसरा होता है उसके बाद पूरी पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर वन शॉट जब देखते हैं तो लगता है यार ये तो सबसे आसान है, यानी आप उसे रिमाइंड कर रहे होते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वन शॉट को कई बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रासायनिक बलगतिकी का मतलब क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि स्पीड और उसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, समझ में आई बातें। दो लाइन याद रखिए, एक लाइन याद रखिएगा, दो शब्द है रासायनिक अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। आप जो कोर्स पढ़ने वाले हो उसमें हम क्रियाविधि पे नहीं आते हैं, क्योंकि इस साल के कोर्स में नहीं, इसके एडवांस जब जाते हैं तब उसकी क्रियाविधि में आते हैं, यानी मैकेनिज्म में आते हैं। अभी सिर्फ आप रासायनिक अभिक्रिया की दर की तरफ जाएंगे। इसको बलगतिकी दर भी कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर भी कह सकते हैं। चलिए साहब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं। किसी भी स्पीड को ज्ञात करने का क्या तरीका होता है कि प्रति सेकंड आप कितनी दूरी चलते हैं वो उसकी स्पीड हो गई, एक घंटे में कितनी दूरी चलते हैं वो उसकी स्पीड हो गई। एक आदमी एक घंटे में 10 मिनट में पहुंचता है, एक आदमी एक घंटे में 50 किलोमीटर पहुंचता है। यस, तो स्पीड किसकी हुई, जो 50 किलोमीटर पहुंचता है। या यूं कह सकते हैं, एक और तरीका हो सकता है पता लगाने का कि हमने एक पर्टिकुलर दूरी को नाप लेते हैं कि भाई ये 10 किलोमीटर पहुंचने में उस आदमी को कितना मिनट लगता है, और 10 है ना, तो जो कम टाइम में पहुंच रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, अधिक समय पहुंच रहा है उसकी स्पीड कम है। दो तरीके हैं बताने के तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया की बात है कि प्रति सेकंड कितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर पता लगाने का एक परिभाषा, छोटा सा परिभाषा ये कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। तो कह सकते हैं किसी इकाई समयांतराल में, यानी इकाई समांतराल में शब्द स्टार्ट करते हैं। इकाई समांतराल मतलब एक खास ड्यूरेशन के अंदर, इकाई समांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम कहेंगे अभिक्रिया की दर। क्या बोला मैंने, इकाई समांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर। तो यहां पर अभिक्रिया की दर को हम दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, संकेत आर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अगर वो अभिकारक है तो अभिकारक, देखिए भाई साहब, अभिकारक को आर से दर्शाते हो, उत्पाद को, प्रोडक्ट को पी से दर्शाते हो। मैं थोड़ा सा सांकेतिक रूप से अलग बात करूंगा। यहां पर आर इज इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कमी होगी, कमी को दर्शाने के लिए हम माइनस का उपयोग करेंगे। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को डेल्टा में, यानी कि यहां पर हो गया सांद्रता क्या होगा, सक्रिय मात्रा में दर्शाया जाएगा, डेल्टा टी हो गया। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो प्लस में होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बाई डेल्टा
टी। एक्चुअली इस बारे में बात करते हैं डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, इसका मतलब हुआ हम यहां पर बात करेंगे सांद्रता आर का क्या बोलते हैं टी R2 टाइम पर और उसकी सांद्रता R1। यस, या प्रारंभिक समय कहें तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होगी, यानी दो मानों के बीच के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जैसा चाहें आप लिख सकते हैं इसको, वहां पर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये कम होता है, ये बढ़ता है, इस आधार पर अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर अभिक्रिया की दर है, इकाई समयांतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी, यस माइनस कमी को अभिक्रिया की दर कहेंगे। यहाँ पर कहेंगे इकाई समयांतराल में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, उसके दर दर्शाने के लिए हम कह सकते हैं, मान लेते हैं एक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, ये 2B है और यहाँ पर बन रहा है 3C और 4D है अभिक्रिया। तो इसके लिए हम इसको दर्शाने के लिए क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बाई डेल्टा T लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं माइनस ये नंबर होगा 1/2, सांद्रता को भाग देना पड़ता है। यस, तो यहाँ होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बाई डेल्टा T। मैं वन शॉट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये होगा 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/4 और हाँ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर एक और बात आता है कि अभिकारक की सांद्रता जो है वो कम होती रहती है, तो इसको बोलते हैं अभिकारकों का लुप्त होने की दर, उत्पाद के प्रकट होने की दर। जब लुप्त और प्रकट होने की दर की बात करते हैं तो हम इसी जगह पे बात करते हैं B के लुप्त होने की दर को कैसे लिखें। B के लुप्त होने की दर को दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए तरीका होगा, ये नंबर्स पे नहीं फोकस करेंगे, याद रखिएगा। जैसे लिखा है ना ये, उसकी जगह पे लिखा रहेगा -1/2 नहीं लिखेंगे, यस ना, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ओनली डेल्टा B बाई डेल्टा T। यस, लेकिन अगर हम प्रकट होने की दर अगर हम बात करें तो किसके लिए प्रकट होने की दर बात करेंगे, उत्पाद का। उत्पाद में चलो C के लिए कहा, तो C के प्रकट होने की दर की बात करते हैं, होने की दर। तो हमारे पास हो जाएगा C है तो बस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T। तो कुछ बातें याद आ गया होगा या कुछ बातें याद करेंगे आगे जाकर के। इसके डिटेल समझने के लिए आपको मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, इस चैप्टर का पूरा बिल्कुल डिटेल में आप पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए साहब आगे बात करते हैं। ये अभिक्रिया की दर को मैंने अभी समझा दिया, कैसे आप व्यंजक लिखेंगे करके, ये समझा दिया था मैंने। यस, तो ये यहाँ पर उसी चीज़ को बताने के लिए बोला गया है कि R, अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बाई डेल्टा T। तो बाकी चीज़ों को आप शो कर सकते हो एक एक करके। ओके, चलिए साहब, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है कि एक सूक्ष्म टाइम पर कितने अभिकारक या कितने उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसको दर्शाने के लिए जहां पर आपने डेल्टा लगाए थे, उस डेल्टा की जगह पे आप यहां पर D यूज करेंगे। बस इतनी ही कहानी है। यानी कि अगर मैं ताक्षणिक वेग के आधार पर इसकी बात करूं इस जगह पर, इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर मैं ये ना लिख करके मैं यहाँ पर ताक्षणिक वेग में लिखूंगा तो लिखूंगा -1/2 डेल्टा की जगह D लगाऊंगा, और ये बस इतना इस तरह का शो करना है ना। क्या डेल्टा नहीं लगा के क्या लगाएंगे हम लोग, D लगाएंगे। और ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस सीधे सब शब्द पे ही समझ में आ रही बातें कि सूक्ष्म समय पे, यही से लिखा है किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि सूक्ष्म समय में बहुत ही सेकंड की भी बहुत कम समय के लिए बात करें, उस टाइम अभिक्रिया की दर क्या होगी, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा होगा सूक्ष्म समय में, या यानी अभिकारक है तो कमी हो रही होगी, या उत्पाद होगा तो कितनी मात्रा बढ़ रही है। इसको हम कहेंगे अभिक्रिया की ताक्षणिक वेग। अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर की इकाई आप कैसे निकालोगे। अभिक्रिया की दर की इकाई निकालने के लिए क्या है, पहले ऊपर क्या है, सांद्रता है। यस, कौन सी सांद्रता है, मोलर सांद्रता है, एक्टिव मास। और उधर नीचे क्या है,
टी है ना, समय है। तो समय है तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसे वो लिख दूं तो हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर सांद्रता होता है मोल पर लीटर, लेकिन समय होता है सेकंड, इसकी इकाई होती है, यस। तो इस तरह से हमारे पास की इकाई हो जाएगी मोल पर लीटर और पर सेकंड, इसकी इकाई होती है ये, ठीक है। चलिए साहब आगे बात करते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के बारे में बात करते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। अभिक्रिया की दर अभिकारकों, एक अभिकारक नहीं, अभिकारकों यानी जितने भी अभिकारक उस जगह पे होगा उन सब का। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अभिकारक ए है और ये 2B है, मान लेते हैं यहाँ पर 3C है और ये 3, चलो 4, 5, 6 जो भी डी होगा, चलो ठीक है 5D है मान लेते हैं। तो इस जगह पर इसके नियमानुसार क्या होगा, अभिक्रिया की दर जो है समानुपाती होगा अभिकारकों के सक्रिय मात्रा। अभिकारक ए है, ए की सक्रिय मात्रा और अभिकारक बी की सक्रिय मात्रा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 2 बार बी है, यस। तो वहां पर वो भाग में जा रहा था, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, हाँ घातांक में जा रहा था। तो इस तरह से अभिक्रिया कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार का हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों के गुणनफल के, अभिकारकों के सक्रिय मात्रा मतलब मोलर सांद्रता है, सीधी सी मतलब है, उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हमारी बात हो गई। अब इन दोनों में क्या है कि वेग नियम, यानी कि जिसको बलगतिकी नियम भी कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और इन दोनों में क्या संबंध है इनको हम जरा देखें। इसी अभिक्रिया को अगर लिखें दोनों के सिद्धांतानुसार तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार हमारे पास होगा R समानुपाती हटाया बराबर K आया, अभिकारक A की सक्रिय मात्रा का स्क्वायर अभिकारक B की सक्रिय मात्रा का क्यूब होगा। जबकि वेग नियम के अनुसार क्या होने वाला है, अभिक्रिया की दर हम निकाल सकते हैं, पूरे चांस है अलग अलग अभिकारकों को अलग अलग लेकर के, चाहे उत्पाद लें या अभिकारक। अब अभिकारक लेते हैं तो -1/2 D एक्टिव मास ऑफ A बाई dt लेंगे। अगर दूसरा अभिकारक लेते हैं तो -1/3 D एक्टिव मास ऑफ B बाई dt। पूरा समझ में आया कैसे दर्शाते हैं इसको, ये होगा प्लस में 1/4 C बाई dt और ये हो जाएगा 1/5 एक्टिव मास ऑफ D एंड dt। क्यों, समझ में आ रही बातें पूरा? बहुत गहराई में नहीं जाएंगे बेटा, बहुत गहराई हम देख चुके हैं, पहले से देख चुके हैं। आज अब उस गहराई में जाएंगे या फिर बाद में देखेंगे, या डिटेल पढ़ना है तब हम उसकी डिटेल बात करेंगे। और जब डिटेल तभी पढ़ना चाहिए जब आपको ये बात फास्ट में ना समझ में आ रहा हो, है ना। चलें आगे बात करते हैं। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है यहां पर होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यानी कि अति तीव्र गति अभिक्रिया, अति हिंदी में लिख लेंगे अति तीव्र गति अभिक्रिया। दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि अति धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया, मंद गति अभिक्रिया। और एक होता है मॉडरेट अभिक्रिया, यानी कि मध्यम गति अभिक्रिया। हमारा बल गति की साइंस जो है इस पर काम करता है और इन चीज़ों को समझ जाता है, समझे। क्योंकि हम जब अध्ययन करना चाहेंगे, लैब में बैठे रहेंगे तो हम कोई प्रयोग करेंगे तो हमें किस लेवल की अभिक्रियाओं के साथ प्रयोग करना है, इस मॉडरेट में। तो चलिए साहब इन तीनों के बारे में छोटी छोटी बात कर देते हैं। ताक्षणिक अभिक्रिया यानी वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, या वे अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर बहुत उच्च होता है, उसको हम कहेंगे ताक्षणिक दर अभिक्रिया या तीव्र गति अभिक्रिया या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अर्थात जो अति तीव्र वेग से संपन्न होती है। ये अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ये महत्वपूर्ण है। किन पदार्थों में ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं? आयनिक पदार्थों में ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं इसलिए फास्ट होती हैं कि जब उनको पानी में घोलते हैं, उनका विलयन बनाते हैं, तो वैसे ही वो आयन में टूट जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। शुरू से ही वो आयन में है, उनको और भी टूटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस रिएक्शन कराते समय वो अरेंज होते हैं नए रूप में। इसीलिए ये अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड का विलयन
एक्वस सॉल्यूशन, दोनों ही अभिक्रिया करेगा। तो सिल्वर जो है, अब ये आप ऐसा मत देखिए इसको, आप इसको सोचिए, आप ऐसा देखिए कि Ag1 प्लस NO3 माइनस, ये सोचिए Na प्लस, और यहाँ पर देखो Cl माइनस। Ag का Cl के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, तो तुरंत जैसे इसको एक दूसरे में मिलाएंगे, चाहे इसको इसमें मिलाओ या इसको इसमें मिलाओ, क्या मतलब होता है, दोनों को मिलाते ही, है ना, मतलब लड़की लड़के से शादी करता है कि लड़की लड़के से शादी करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो एक ही है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सही है ना। चलिए, तुमसे शादी लड़की करेगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए बात करते हैं, Ag जो है इनके साथ आकर के स्ट्रांगली जुड़ जाएगा और ये ठोस पदार्थ बना लेगा, श्वेत अवक्षेप प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम लोग, PPT प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप यानी कि ठोस पदार्थ के रूप में पाउडर के फॉर्म में बैठ जाएगा, खादा बोलते हैं, बैठ जाएगा। तो इस तरह से अब बात हुआ, बच गए ये दोनों, तो NaNO3। हम यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन में होने वाली घटनाओं को दिखा रहे हैं। रिएक्शन पढ़ने का टाइम आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा जाता है, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में रिएक्शन सीखा जाता है। फिजिकल में हम रिएक्शन नहीं सीखते हैं, याद रखिएगा। चलिए साहब, ये हमने देखा, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया है, पटाखे का फूटना बहुत तीव्र गति अभिक्रिया है। तो अब समझ सकते हैं कि अभिक्रियाएं कौन सी तीव्र गति होती है और कौन सा मंद गति, और किस में होगा, लगभग आयनिक पदार्थों में ये इस तरह की अभिक्रियाएं देखने को मिलेगा। चलिए साहब, अब दूसरी बात करते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, आपने लोहे को जंग लगते हुए आपने देखा होगा, एकदम लोहा घर में आता है, बारिश होती है और लोहा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसको जंग लगने में सालों लग जाते हैं। तो लोहा धीरे धीरे जंग लगते रहता है, लगते रहता है और वो आपका लॉस होते रहता है। तो ये घटना जो है वो क्या कहलाती है, वेरी स्लो, धीरे धीरे हो रही, कई सालों में वो लोहा खत्म हो जाता है। यानी किस में कन्वर्ट हो गया, लोहे पर जंग लगना। एक एग्जाम्पल हो गया हमारा किसके लिए, मंद गति अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना। और ये जंग लगने को आपने देखा होगा, रिएक्शन क्या होता है, आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, और ये सब मिल करके Fe2O3.X टाइम H2O बनाता है। पानी की अधिकता, पानी की कमी वातावरण के अनुसार चेंज होते रहता है, इसलिए जंग का जो कलर होता है वो भी चेंज होते रहता है, आपने देखा होगा। तो ये अभिक्रिया, तो ये क्या है, ये है जंग यानी हाँ रस्ट, लड़ाई नहीं है, ये रस्ट है। अब बात करते हैं मंद गति, क्या है ये, मध्यम गति। अब मध्यम गति अभिक्रियाएं, हमने देखा अति तीव्र गति अभिक्रिया, हमने देखा मध्यम गति अति मंद गति अभिक्रिया, और हम देख रहे हैं अब मॉडरेट अभिक्रियाएं, ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। ऐसी अभिक्रियाएं मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जो मध्यम गति दर से चलती हैं, बोलना आसान है लेकिन ऐसे कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होते हुए हम देख सकते हैं या जिनके बारे में हम पता, मतलब हम जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्पीड क्या है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम गति अभिक्रिया मतलब हुआ वे अभिक्रियाएं जिसे मापनी योग्य गति अभिक्रियाओं को हम मध्यम गति अभिक्रियाएं कहेंगे। मध्यम गति अभिक्रियाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये आणविक पदार्थों में यह अभिक्रिया होती है, कहीं पर लिखा है, ये देखिए आणविक प्रकृति की पदार्थ होते हैं उनमें यह अभिक्रियाएं देखने को मिलता है। तो मध्यम गति अभिक्रियाओं में बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सिंपली हम अगर बात करें कि, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर तेल की अभिक्रिया, तेल पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं निकल की उपस्थिति में, तो ये बनाता है घी। ऐसी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, या CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, अभिक्रिया हो गया CH3Cl बन गया, या और बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये सारी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, मध्यम गति अभिक्रिया कहलाती है। HCl ले लीजिए। चलिए साहब, हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मतलब टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो कैसे हम दिखाएंगे। लकड़ी का जलना भी एक मध्यम गति अभिक्रिया है। अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिंक धातु को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो धीरे धीरे रिएक्शन करते हुए नजर आएगा, आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए नजर आएगा। तो जो अभिक्रियाएं आप दिखा सकते हो मध्यम गति अभिक्रिया होंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभिकारकों की सांद्रण, ताप,
प्रकृति, क्षेत्रफल, दाब और विकिरण और उत्प्रेरक, इतनी सारी चीज़ें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं। आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए, कौन कौन से है, यानी कौन कौन से चीज़ें जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भाई ये प्रश्न हो सकता है कि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं, स्पष्ट कीजिए। ताप प्रभावित करती हैं, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अलग अलग टुकड़ों में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा उस जगह पे क्या होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे सांद्रण। सांद्रण, याद रखना, जितना अधिक विलयन में अभिकारकों की सांद्रताएं होंगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई आयतन पर जितनी ही अधिक सांद्रताएं होंगी, सीधी सी बात है भाई, आप ज़्यादा सांद्र विलयन शक्कर का है, उसको जब चखते हो तो ज़्यादा मीठा लगता है ना। किसी के यहाँ जाते हो तो रसगुल्ले बढ़िया गाढ़ा चाशनी मिलता है, कहीं पर हल्का चाशनी मिलता है, तो आप बोलते हो भाई ये मज़ा नहीं आया यार इसके यहाँ। अब तुमको जो हल्का खाने वाले हैं उसको गाढ़े में मज़ा नहीं आया, गाढ़े खाने वाले उसको हल्के में मज़ा नहीं आया। हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पतला है पानी मतलब चाशनी, वहाँ पे क्या हुआ है, इकाई आयतन में, 1 चम्मच आयतन में शक्कर कम था, तो इफेक्ट भी जीभ पर कम पड़ा तो कम मीठा लगा। 1 चम्मच ही आपने चाशनी लिया, गाढ़ा विलयन था, अब मुंह में गया, ज़्यादा मीठा लगा, क्योंकि उसमें शक्कर, उतनी ही पानी में शक्कर ज़्यादा था, ज़्यादा सांद्रित था, तो रिएक्शन रेट अधिक हुआ ना। आपके जीभ सेंस करता है, तो सेंस करता तो केमिकली सेंस करता है ना। तो वैसे यहाँ पर बात आती है, क्या अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अभिक्रियाएं तभी अधिक तेजी से होंगी जब ज़्यादा अणु आपस में टकराएंगी। जब सांद्रता अधिक होगी तो अणुओं के टकराने की दर भी अधिक होगा, याद रखेंगे, यस। और इस कारण से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। याद रखना, डिटेल में पढ़ाते समय थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरह से शो किया है, अभी अलग तरह से शो कर रहा हूँ। मैं हमेशा चेंज करता हूँ बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। आप हमेशा शुरू से, जमाना हो गया गुजर गया, हर बार हम कुछ चेंज करते हैं, लेकिन हर चेंज पहले से, पुराने से ज़्यादा बेहतर हुआ है, याद रखना। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे सेकंड, यहाँ पर तापमान की बात करते हैं। पहला हो गया, दूसरा की बात करते हैं। तापमान कैसे प्रभावित करता है? तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर इसलिए बढ़ती है कि जैसे ही ताप बढ़ाते हो अभिकारक ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी गति, जो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसके क्या एनर्जी में वृद्धि कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, सक्रियण ऊर्जा की बात नहीं चली, यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा यानी मूवमेंट बढ़ जाएगा, जितना अधिक मूवमेंट बढ़ेगा उतना ही अणु में टकराएंगे और उतना ही ज़्यादा अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, ताप में वृद्धि के साथ सक्रिय अणु में प्रभावकारी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी टक्कर बढ़ती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। फिलहाल बात करते हैं, एक बात हमेशा याद रखेंगे, हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, जिसको हम ताप गुणांक के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। चलिए साहब, तीसरी बात है दाब। दाब बढ़ाने पर, ये दाब का प्रभाव ठोस और द्रव वाले जगहों पर नहीं पड़ता, अभिकारकों पर नहीं पड़ता। ये प्रभाव पड़ता है ऐसे अभिकारकों पर जो गैस है, यानी अभिकारक, 2 अभिकारक, जैसे अमोनिया बनाना है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को मिलाकर बनाना है, तो क्या करा जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को प्रेशर दिया जाता है 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा अणु में उतनी ही नज़दीक आएंगी और उसके आपस में टक्करों की संभावना बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं, कौन सा नंबर हो गया, 3 हो गया कि 4 हो गया, 3। चौथा आपके पास है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारक, सीधे सी बात करूंगा मैं, इतना बड़ा कैंडी लेकर के चूसने के बोलूंगा, जितना मीठा लगेगा उसको तोड़ के चखो तो ज़्यादा मीठा लगेगा। क्या हुआ, जब आप उसको तोड़ते हो तो नए क्षेत्रफल और आ जाते हैं, यानी कि सरफेस आ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उनके क्रिया करने वाले अणु में उतना ही ज़्यादा दूसरे अभिकारकों के संपर्क में आएगा, और इस तरह से अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर वही बात लिखी गई है, लकड़ी के लट्ठे की तुलना में लकड़ी का बुरादा ज़्यादा तेजी से जलती है। कोयला जलाते हो आप, ठीक है, कोयला जब जलाते हो तो आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जलती रहती, काफ़ी देर तक सुलगती रहती है, यस, अच्छा खासा। लेकिन अगर आप उस कोयले को अच्छे से पीस लो, पाउडर जैसे चेहरे पे लगाते हो ना पाउडर, वैसे बना लो,
और उसको जहाँ पर आग जल रही होगी वहाँ पर ऐसे फेंकना आप, जैसे गैस जलता है ना वैसे तेज़ी से जलेगा। और इसी साइंस का उपयोग करके फैक्ट्रियों में कोयले का बुरादा भेजा जाता है ताकि तेज़ी से जितनी गर्मी चाहिए उसके हिसाब से हम उनको उपयोग करते हैं। कोयला छोटे टुकड़े जो रहेगा ज़्यादा आग देगा, ज़्यादा गर्मी देगी, बड़े बड़े कम देगा, क्योंकि वो जितना जलेगा वो सरफेस ही जल रहा होगा ना, अंदर तो जल नहीं रहा है ना, अंदर सिर्फ गर्म हो रहा है, जल तो ऊपर ही रहा है। और जलने का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन सरफेस पे था वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, बस ये घटना हो रही है। ठीक है, चलते साहब आगे बात करते हैं। अम्लों के साथ धातुओं के बड़े टुकड़े डालने पर भी वो धीमी गति अभिक्रिया करेगा, लेकिन छिलन डाल देने से तेजी से अभिक्रिया करेगा। जिंक के धातु को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, टुकड़े को बड़ा सा, धीरे धीरे रिएक्शन हाइड्रोजन गैस निकलते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसको छिल करके उसका पाउडर बना करके डालोगे तेजी से रिएक्शन होगा। चलिए साहब यही बात है। अब बात करते हैं कौन सा नंबर होगा बेटा, ये 4। अब देखेंगे 5वां नंबर, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी वो कम भी करते हैं। हमने अगर कैटलिस्ट को स्पेशलाइज करके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैटलिस्ट 2 प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, घटाता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है हम उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये साधारण सी बात है, साधारण सी बात है। यस, हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है एक उत्प्रेरक होता है। जब भी आपके राउंड मारते हैं ना, उधर से जब गुजरते हैं ना, तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाता है। तो वही कहानी है उसके। तो प्रिंसिपल एक धनात्मक उत्प्रेरक है। हाँ, दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो भी है। हिलना नहीं चाहिए ना कैमरा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ यहाँ पर वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सबसे महत्वपूर्ण जगह पे काम करता है। अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को घटा देने की वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलो साहब वहाँ पे बात करते हैं। अगला नंबर है 6, अभिकारकों की प्रकृति। हर एक पदार्थ की अपनी एक नेचर होती है। अगर सोडियम धातु की अम्ल से पानी से रिएक्शन कराएं, लोहे की पानी से रिएक्शन कराएं और सोने की पानी से रिएक्शन कराएं, तो आप जानते हैं कि सोडियम तेजी से रिएक्शन करेगा, लोहा धीरे धीरे करता रहेगा, सोना कभी नहीं करेगा। मेरी मर्जी से नहीं है, ऐसा वाली बात कहानी नहीं है, उसकी नेचर ही नहीं है। मर्जी छोड़िए, नेचर नहीं है। ठीक है, हर बच्चे की अपनी एक नेचर होता है ना। जैसे आज लो में सो रहा है तो उसकी नेचर है, ठीक है, वही मान के चलूँगा। तो वैसे उसका नेचर है नहीं। आज नींद क्यों आ रहा है तुमको? क्यों, किसके साथ थे? अच्छा, वही पुस्तक के साथ थे ना। तो भाई डिपेंड करता है। चलिए साहब आगे बात करते हैं अभिकारकों की प्रकृति पर, है ना। शर्मा आ गया। तो अभिकारक की प्रकृति, तो यहीं पर वह बात हो रही है, अभिकारक आयनिक है कि आणविक, इस बात पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। आणविक है तो धीमी गति होगी, आयनिक है तेजी से रिएक्शन होगा। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग उसकी आंतरिक ऊर्जाएं होती है, आंतरिक ऊर्जाएं भी अलग होती हैं, सक्रियण ऊर्जा अलग होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होती है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग होती है। तो इस बेस पर उनकी अभिक्रिया की दर अलग अलग होगी, वो उसकी अपनी नेचर है, उसकी प्रकृति है। ठीक है, चलिए साहब, बंध की प्रकृति और सक्रियण ऊर्जा में अंतर होने का अभिक्रिया अलग अलग अभिकारकों की दर अलग अलग होती है, अभिकारकों की प्रकृति को निर्भर करना। अब बात करते हैं, ये कौन सा नंबर आएगा? 6, 7 है ना, 7 आएगा ना। हाँ, विकिरण का प्रभाव। विकिरण यानी कि लाइट, फोटोन से, प्रकाश की फोटोन एनर्जी से जो अभिकारक प्रभावित होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया दर्शाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस से बेहतर और क्या हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। यानी प्रकाश पड़ता है क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल उस प्रकाश को ग्रहण करता है और अगला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेकर के वो बनाता है। देखो क्या क्या लिया उसने, प्रकाश लिया यानी कि एनर्जी लिया, तो एनर्जी हो गया एक, क्योंकि ऊर्जा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। उसने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऑक्सीजन को लेकर के खाद्य पदार्थ बना दिया, यानी कि एनर्जी वाला एक केमिकल बना दिया, ग्लूकोज बनाता है। तो ये है, तो एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी से आई। और कहाँ पे एनर्जी आई? ग्लूकोज में आई। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, पानी से कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। उसको चलने के लिए ज़रूरत किसकी चीज़ की है? एनर्जी की। तो एनर्जी की ज़रूरत है उसका। और वो जो है, जो भी हमारे पास रसायन होगा, वो जब एनर्जी रिलीज़ कर देता है
तब सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला पदार्थ बन जाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। बोलते हैं ना कि गाड़ी चलती है पानी से, कभी नहीं चलती भाई साहब, वो पानी से नहीं चला रहा है, वो कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाल करके एसिटिलीन गैस से चला रहा है। झूठ बोलने का बहुत आदत हमारे इंडियन लोगों में, ये बात तो मान लीजिए, हद से ज़्यादा है। चलिए साहब, तो इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ, जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बढ़िया एग्जांपल एक ही दे देता हूं मैं, ज़्यादा 50 तो थोड़ी दूंगा। चलिए मैं कह रहा हूं CH4 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है, CCl4 बन जाता है, यस, और HCl बन जाता है, यस, 4 टाइम। तो कितना हो गया भैया, 4 दूनी 8, ठीक है। ये प्रकाश होगा तब ये अभिक्रिया हुई। अंधेरे में होगा तो क्या अभिक्रिया होगी भाई, ये अंधेरे में भी लिख देता हूँ, चलो CH4Cl2। ये अभिक्रिया संपन्न होती भी है तो बहुत ही रेयर होती है ना अंधेरे में, और होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, HCl बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बेहतर एग्जांपल आपके पास C6H6 की बात करते हैं, Cl2 अंधेरे में हो रहा है, इन डार्क रूम अंधेरे में हो रहा है। तो अंधेरे में जब होता है तो क्या होगा, C6H5Cl बनता है, HCl निकल गया। लेकिन अब जब ये प्रकाश में होता है तो क्लोरीन पूरा का पूरा हटा दिया जाता है प्रकाश में। तो प्रकाश में क्या हुआ, C6H6Cl6 6 टाइम HCl यानी कि BHC का निर्माण होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया तो प्रकाश की उपस्थिति में होना और उनके अनुपस्थिति में होना हम यहाँ पर देख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर अणु संख्यता, एक बढ़िया सा शब्द है, आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी। कोई अभिक्रिया अगर संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जितने अणुओं के आपस में टकराने की आवश्यकता है वह उसकी अणु संख्यता कहलाती है, ठीक है। वो रहता है ना तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। चलो ठीक है। तो क्या बोला मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए कम से कम जितनी अणुओं के टकराने की आवश्यकता है उन अणुओं को क्या कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं अणु संख्यता, ठीक है। तो जरा देखें उदाहरण में हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl बना रहा है, तो यहाँ पर अणु संख्यता को मैं यहाँ पर M से दिखा रहा हूँ ना बेटा, M से नहीं दिखाते एक्चुअली, हम दिखा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी करके। तो यहाँ पर इसकी अणु संख्यता 2 है क्योंकि 2 अणु में भाग ले रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके लिए कि N2 प्लस 3H2NH3 बनता है, 2NH3 बनता है। तो इस जगह पर अणु संख्यता हमारे पास दिख रहा है 3 ये अणु और 1 ये अणु होगा तभी ये अभिक्रिया हो सकती है, इससे पहले या उसके बाद में नहीं हो सकती। तो इसमें ये 4, मतलब किसी रिएक्शन को जब कराओगे तो जब उसको बैलेंस करोगे तो अभिकारकों की जो संख्या नजर आएगी वही उसकी अणु संख्यता है, करेक्ट। लेकिन अब एक बात आता है कि ये कोटि नहीं निर्धारित कर सकते किसी रिएक्शन को देख करके, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। इसके लिए इसकी परिभाषा याद रखिएगा और कुछ अभिक्रियाओं की क्या कोटि है उसे याद रखिएगा। सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं मैं आपको। तो कोटि मतलब किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है, उस अभिक्रिया की वास्तविक बातों को दर्शा रहा होता है ये, और इसलिए उनके लिए ये प्रायोगिक रूप से बता सकते हैं हम लोग, किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। तब अभिक्रिया करते समय हम इनके मतलब अभिक्रिया की कोटि को समझाते समय या आपके समझते समय शुरुआती दौर पे हम कह सकते हैं ये प्रेक्षित दर पर डिपेंड करता है। प्रेक्षित दर का मतलब है ऑब्जर्व रेट, यानी किसी अभिक्रिया की स्पीड क्या बन रही है उसे हम चेक करेंगे, उसके बाद जो अभिकारकों के ऊपर जो घातांक लगेंगे उसे चेक करेंगे, फिर फाइनल करते हैं, उन्हीं घातांकों को जोड़ेंगे तो कोटि मिलेगा। तो क्या बोला गया है, किसी अभिक्रिया की प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाले घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मैंने 3-3, 4-4 परिभाषाएं एक ज़माने में दी है, उन परिभाषाओं को सिर्फ वो परिभाषा रखा है आपके लिए जो परिभाषाएं शॉर्ट में आप कह सकते हो और अच्छे से कह सकते हो, समझ में आनी चाहिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, अभिक्रिया की कोटि यहां पर मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, माना कि अभिक्रिया है कि भाई 2A प्लस, मैं यहां पर 2 या
3 या 4 ना लिख करके मैं यहाँ पर उसको उसकी मोलों की संख्या को मैं A या B से दर्शाता हूँ स्मॉल में। जाना तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो B C का C और यहाँ पर D के लिए D। निकलिए, नो प्रॉब्लम, निकलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्रेक्षित दर क्या होगा? प्रेक्षित दर समीकरण होगा, प्रेक्षित दर समीकरण होगा यहां पर R इज इक्वल्स टू K, एक एक्टिव मास ऑफ A का पावर A, एक्टिव मास ऑफ B का पावर B और एक्टिव मास ऑफ C का पावर C। तो यहां पर कोटि को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से, तो इस जगह पर अभिक्रिया की कोटि जो होगी A प्लस B प्लस C। वैसे ऊपरी तौर पे देखने से ऐसा लगता है कि यहां पर A B C को जोड़ा, सॉरी यहां पर 2 ही है ना, ये नहीं लिख रहे हैं, ये है ना अभिकारक, तो यहां पर अभिकारक ओनली बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 नहीं लिया सोच रहा था, तो ये 2 ही लिया है मैंने अभिकारक। तो दोनों के जो घात बनते हैं, तो क्या बोला है? प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर, अभिकारक के सांद्रण पदों पर लगाए गए घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसी बात को ध्यान रखने वाली बात होती, किसी अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारकों की अनुसंख्यता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये बात होगी प्रायोगिक तौर पर, ऐसे हवा में नहीं हो सकती। तब इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, सिंपल एक आध 2 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। चलिए यहां पर बात करता हूं। N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया हो रही है 2NH3, लेकिन इस अभिक्रिया को होने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ता है Fe। यहां पर इसकी मोलेकुलरिटी जो है 314 हो गया, परंतु कोटि जो है इस जगह पर इसका 0 होगा। यह 0 कोटि अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर उत्प्रेरक के, याद रखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई रिएक्शन हो तो उसे हम कहेंगे 0 कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ओके, इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, 2-3 एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, आपको ध्यान देना। CH3 COOH प्लस C2H5OH ये अभिक्रिया होता है। इस टाइम पर यहां पर एक जल की अणु निकल जाएगा, क्योंकि यहां से OH और इसका H निकल गया पानी बन के, और जो बचा है उसे देखिए CH3COO C2H5। बात याद रखना बच्चों, मैं यहां पर रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इस साइंस को पढ़ा रहा हूं। इस रिएक्शन में ये होता है कि इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा बहुत अधिक है। अब ध्यान रखना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो आपको 2 नजर आ रहा है, क्योंकि ये 1 और 1 2 हो गया। लेकिन इसकी कोटि के बारे में बात करेंगे, कोटि 1, क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कोटि का निर्धारण नहीं करता है। कोटि का निर्धारण केवल यही कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो कोटि का तो 1 और 1 लेकर के चला हमने, तो यहाँ पर 1 और 0 लेके चला, तो इस आधार पे। तो याद रखना, कोटि का निर्धारण कौन करता है? जिसकी मात्रा किसी अभिक्रिया में कम होती है। जिसकी मात्रा होती अधिक होती, वो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकता। शक्कर को पानी में घोलते हो तो 2 ग्लूकोज बनते हैं। पानी बहुत अधिक होता है, शक्कर कम होता है, तो शक्कर 1 अणु है, पानी 1 अणु है, मॉलिक्यूलरिटी 2 हुआ, परंतु कोटि वहां पर 1 होगा। ये भी ध्यान रखें। जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, इसके लिए कोटि 0 होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, यानी इसको यहाँ पर अपेक्षता लिखा अणुसंख्यता है, जिसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अणुसंख्यता, आणविकता, जो भी कहेंगे, यस। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि अभिक्रिया की कोटि जो है पूर्णांक में हो, यह जरूरी नहीं है। यानी ये क्या हो सकता है? भिन्नात्मक मान भी हो सकता है, यानी पूर्ण में दशमलव वाला वैल्यू भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब यहां पर देखो, ये 0 भी हो सकता है, जबकि वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक टकराने वाले अणुओं को हम गिन रहे हैं ना भाई, अणुसंख्यता में टकराने वाले अणुओं को काउंट कर रहे हैं, तो कितना काउंट कर रहा है? अब एक जगह देखिए, अमोनिया में तो 0 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो आपको 4 हुई ना। तो जितने अणु टकराते हैं, यानी किसी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए कम से कम जितने अणुओं को टकराने की जरूरत है, उन अणुओं की संख्याओं को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। लेकिन कोटि जो है अभिक्रिया की वास्तविकता की तरफ जा रहा है।
कि कौन सा अभिकारक जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर प्रेक्षित दर को आधार मानेंगे, क्योंकि रिएक्शन रेट वास्तविकता है कि कोई अभिक्रिया, मैंने बोल दिया, आपको पकड़ा दिया, देखो बेटा ये वाला सामान है, ये वाला पदार्थ है, 2 तरह के पदार्थ मैंने दे दिए, बताओ कौन इसकी स्पीड कितनी, आप नहीं बता सकते जब तक प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने किसी बंदे को आपके सामने खड़े कर दिया और बोला भैया ये आदमी कितना स्पीड दौड़ता है बताओ, आप बता पाएंगे? या वो दौड़ के दिखाए तो दौड़े के दिखाएगा तो भी नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास स्टॉप वॉच ना हो, चेक करने का कोई टूल ना हो। यस, तो जब तक वो प्रायोगिक तौर पर उस टूल को नहीं चेक करोगे तब तक नहीं बता सकते। अब ऐसे थोड़ा सा दौड़ के दिखा दिया वहां तक तो ठीक, आदमी हफ्ता भी हो सकता अपनी फुल स्पीड में दौड़ गया। अब 5 किलोमीटर दौड़ाए तब पता चला भाई उसकी स्पीड क्या है, समझ रहे हैं? एवरेज स्पीड पे बात करते हैं, तो यही बात है। तो यहां पर हो गया अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जो अभिकारक के देखिए जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। बात वही हुई कि नहीं हुई, समझे? अब यहां पर क्या होता है कि ये तो सिर्फ कितने अभिकारक भाग लेना जरूरी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये यहां पर अभिक्रिया के दर से रिलेट नहीं कर रहा है, जबकि दर से रिलेट कर रहा है, जबकि ये दर से रिलेट नहीं करता है। फिर बात करता है ये प्रायोगिक मान है, जबकि ये सिर्फ एक का क्या है, संख्या गिन करके बता सकते हैं, यानी कि एक सैद्धांतिक मान है। ये क्या चीज है? सैद्धांतिक मान। चलिए साहब आगे बात करते हैं अभिक्रिया। ये थोड़ी सी बातों को आपको अपने लिए समझदारी के लिए रखना है आपको, बाकी इसके पूरी डिटेलिंग आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल इसके बारे में बात कर रहा था मैंने यहां पर कहा अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, अपूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक सब हो सकता है। दूसरी बात होगी कि यह प्रायोगिक निर्धारण है। फिर आपको बात आता है कि एक से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में जो मंद गति पद होता है वही अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। ठीक है साहब। अब एक सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है छद्म एक अणुक कोटि अभिक्रिया या स्यूडो मॉलिक्यूलर ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है कोई अभिक्रिया को देखो और उसमें देखने में लगता है कि वो द्वितीय, तृतीय जो भी कोटि का है, यानी कि अणु संख्यता अलग है लेकिन देखने से लगा, और साथ में पता चलता है कि जब प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि एक ही कोटि का है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है एक अणुक, छद्म एक अणुक या एक अणुक कोटि अभिक्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था CH3 COOH प्लस C2H5OH, वैसे ये H प्लस अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है अभिक्रिया, याद रखना, वहां पे लिख सकते हैं चाहे तो CH3 COO C2H5 प्लस H2O। इस जगह पर आप देखोगे तो आपको पता है नहीं, मैं यहां पर इसका जल अपघटन की बात करूंगा। ठीक है, क्या बात करता हूं? जल अपघटन की बात करता हूं। CH3 COO C2H5 प्लस पानी, CH3 COOH प्लस C2H5OH अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तब इस जगह पे क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी मात्रा अधिक है, आपको बताया जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कोटि का निर्धारण नहीं करता है। तो इसकी मात्रा कम है, तब क्या हुआ, यहां पर मॉलिक्युलरिटी तो 2 मिल रही है परंतु कोटि आपको 1 मिल रही है। एक कोटि अभिक्रिया है परंतु वो द्वितीय या तृतीय कोटि का नजर आता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम छद्म एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। वेग निर्धारक पद, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई अभिक्रिया यदि एक से अधिक पदों में संपन्न हो रहा हो तो ऐसे अभिक्रियाओं में वो पद ढूंढना होता है जो पद सबसे कम स्पीड से चल रही होती है, यानी कि स्लो पद वाला जो पद होता है उसे कहते हैं दर निर्धारक पद। लिखा है अभिक्रिया, अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, टाइम लगेगा करके मैंने इसको लिखा लुखाया लाया है। एक अभिक्रिया हो रही है ये वाली, NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना रहा है। मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा 2NO और भी ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसे बोला नहीं जाता, गलत बात है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में होती है। पहले पद में ये जो NO है वो आपस में मिलकर के N2O2 बनाता है जो बहुत फास्ट होता है, यानी NO जो है अकेला नहीं रहता, वो अभिक्रिया में रिएक्शन करता है और खुद ही N2O2 बना लेता है। और N2O2 जो है अब सेकेंड पार्ट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है।
तब NO2 बनता है। ये पहले पद में जो बन रहा है, अभिक्रिया हो रही है, वो बहुत ही फास्ट है, लेकिन सेकंड पद वाला स्लो है। तो सेकंड पद वाला ही इसके लिए, चूंकि स्लो है, इसलिए यही दर निर्धारक पद है। क्लियर हो गई? तो ऐसा भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। मैं वही बात पढ़ाऊंगा बेटा जो आपके एग्जाम्स में टच करेगा, क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये क्लास है और कुछ नहीं है। चलिए साहब बात करते हैं जीरो ऑर्डर अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर अभिक्रिया वो कहलाता है ऐसी अभिक्रिया जो कि अभिकारकों की सांद्रता पर इसका दर प्रभावित नहीं होती। यानी कि ऐसे कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिसका दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्धारित नहीं होती है। तो यहां पर वही लाइन लिखा होगा, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रियाओं में मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, मैं सिंपल सा बताऊंगा, पूरे नहीं जाऊंगा, पूरी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। पूरे डेरिवेशन देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, इसका वीडियो चूज करना पड़ेगा और उसके साथ आप देख लेना एक बार। तो यानी कि इसका डेरिवेशन क्या है वो आपको बताने के लिए। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मान लेते हैं अभिकारक मेरे पास A है और अभिक्रिया करने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। यस, तो इस समय अगर मैं अभिक्रिया के लिए दर समीकरण की तरफ जाऊं तो इस जगह पे अभिक्रियाएं किस तरह चेंज होगी, तो यहां पर होगा माइनस dx/dt और अगर अभिक्रिया की दर द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार अगर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, K सक्रिय मात्रा, इसका घात लग जाएगा 0। ये 0 है, घात 0 है, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया है प्रेक्षित दर समीकरण के अनुसार। यस, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी के बेस पर यहां पर हो जाएगा R की वैल्यू K के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, हमने आपने अभी क्या देखा, dx/dt हमने देखा था, और यहां पर हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू K हो जाता है। यस, क्योंकि दोनों R बराबर है। इस बेस पर हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट होता है दर स्थिरांक का x/t का। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक फॉर्मूला है, समाकलन दर स्थिरांक। यस, और इसी पर अपन बात करते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके फुल डेरिवेशन के लिए पूरा वीडियोस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल डेरिवेशन कराया तो मेन क्लास बन गया, फिर ये तो वन शॉट हुआ नहीं फिर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बात करूंगा इसका अर्धायुकाल की बात करता हूं। अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है? अर्धायुकाल का मतलब होता है वह समय जब अभिकारक की आधी सांद्रता कंप्लीट हो जाती है, यानी जितना अभिक्रिया होना था, अभिकारक जितना था उसका आधा भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी अभिक्रिया में भाग ले चुका है। तो हम ये कहेंगे, हम अर्धायुकाल को दर्शाते हैं t½ से। तो t की वैल्यू को अगर हम t½ से दर्शा दें और उसकी जो x की सांद्रता जो है प्रारंभिक की आधी के बराबर बची। x क्या है, जितना अभिक्रिया में भाग ले चुका है। तो कितना भाग ले चुका है, जितना बचा हुआ था, जितना अभिकारक हमने लिया था उसका आधा अभिक्रिया में भाग ले चुका है, तो उसका हुआ A/2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस आधार पर, चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू बोलो x/t। तो हमने K इज इक्वल्स टू x की वैल्यू को हम समझ रहे हैं A/2 और t का हो गया t½ तो क्या मिल गया हमें, t½ अर्धायुकाल बराबर हमारे पास मिल चुका है A/2 के। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसा मिलता है। और इस जगह पर बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मुझे मिल रहा है t½ इज समानुपाती, क्योंकि ये 2 है और ये K है, दोनों स्थिरांक है, तो हमें मिल गया। यानी कि इसका अर्धायुकाल शून्य कोटि अभिक्रिया हम किसको कह रहे थे, जो अभिक्रिया जिसकी सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्धारित नहीं होती है, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। चूंकि सांद्रता प्रभावित नहीं करी अभिक्रिया की दर को, तो ये क्या करेगा, तब यहाँ पर ये होगा कि अर्धायुकाल जो है, जितनी मात्रा में पहले हमने अभिकारक लिया है वो अभिक्रिया उतना ही ज़्यादा समय तक चलेगा, यानी अर्धायुकाल उतना ही ज़्यादा होगा। ये फिक्स नहीं होगा अर्धायुकाल, पदार्थ कम तो कम समय में खत्म हो जाएगा, पदार्थ ज़्यादा तो ज़्यादा समय लगेगा। हम जो रोटी खाते हैं वो अर्धायुकाल वो जो खाते हैं वो है शून्य कोटि अभिक्रिया के आधार पर, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि जो आपकी खाना की स्पीड कभी चेंज होता है कि इतना खाना लाए या इतना खाना लाए, उतना ही रहता है।
तो अभिकारक की सांद्रता पर आपकी खाने का स्पीड नहीं चेंज होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी चलाने का स्पीड इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपको एक गाड़ी पकड़ाया कि दो गाड़ी पकड़ाया गया, वो तो उस रोड और आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, सही है। तो चलिए साहब, यही बात है। अब शून्य कोटि की जगह अब आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर समझने के लिए अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लें तो क्या लेंगे, यहाँ पे दो बातों पे ध्यान देना है। मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचता आपको इस बात को, तो यहाँ पर देखना। तो मान लेते हैं एक अभिकारक ए है और अभिक्रिया करने के पश्चात एक प्रोडक्ट बना रहा है, यस। तो इस जगह पर हम यहाँ पर कह सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती हो गया ये, यानी कि बराबर के हो गया। अब अभिकारक की सांद्रता पर यहाँ पर घातांक 1 हो गया, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया और सेकंड जब हमको दर्शाता है क्या, dx/dt, जैसा कि हम जानते ही हैं, है ना, dt। तो इस जगह पर हम ये वाली लाइन को ले सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को मिला दे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बोलो तो, यहाँ पर मिल जाएगा dx/dt = k ए। अब इस बेस पर हमारा लास्ट फाइनल हमारा फॉर्मूला मिलेगा k = 2.303/t log 10 बेस पर a/a-x मिलेगा। ये होता है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला, जिसको डराइव करना है आपको। इसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। फिलहाल फाइनल बात करते हैं यहाँ पे अर्धायुकाल। अर्धायुकाल फिर वही बात बोलूँगा जो है t½ और t½ जो है वो क्या होगा, t का मान हम जो t½ ले लेते हैं दर्शाने के लिए ही, ये सिर्फ संकेत है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं, ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ संकेत है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि दो बातें, a-x भी a/2 के बराबर होता है, यस। तो हमारे पास क्या लिखे थे फॉर्मूला, k = 2.303/t की जगह पे आप हम t½ लिखेंगे, log 10 बेस है हमारे पास, और a की वैल्यू तो a-x की वैल्यू हो जाएगी /2, यस, /2। तो ये कट गया, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा k = 0.693/t½ और हमारे पास मिल गया t½ = 0.693/k। स्थिरांक मतलब अर्धायुकाल एक स्थिरांक है, यहाँ पर प्रूफ होता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो ऐसी कंडीशन में, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो t½ एक स्थिरांक है, एक निश्चित समय है। यानी ऐसी अभिक्रियाओं में अगर वो 1 किलो खाना को 10 मिनट में ख़त्म करता है, आधा करता है, तो 20 किलो भी खाना रख दो को 10 ही मिनट में आधा करेगा वो, यानी 10 किलो खा जाएगा वो। यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी बढ़ती जाएगी उसकी स्पीड उतनी ही हाई होती जाएगी, ताकि वो अर्धायुकाल बिल्कुल उसी के बराबर हो जाए। ये होता है अर्ध आयुकाल, ओके, प्रथम कोटि में। याद रखना, एक और बात बताना चाहूँगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर पे काम होता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर पे नहीं बोलूँगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, या वो अलग से बात कह दूं कि रेडियो एक्टिव डिके की बात करता हूं। रेडियो एक्टिव डिके मतलब क्या होता है, अब हिंदी में इसका रेडियो एक्टिव विघटन ऐसा कुछ शब्द है इसका, तो रेडियोधर्मी विघटन, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने से अल्फा बीटा गामा किरणें मुक्त करती हैं, यानी रेडियो एक्टिव विकिरणें मुक्त करती हैं, तो वो धीरे धीरे उनके नाभिक डिके होने लगता है। तो उनकी जो अर्धायुकाल होता है इस डिके का, वो एक फिक्स होता है, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाएं प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेट करता है। याद रखना, कभी एग्जाम में प्रश्न आए तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। एक और बातें आता है भैया, दर स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात करना। आप देखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से शून्य कोटि का प्रथम कोटि का होगा प्रति सेकंड। इसी तरह से द्वितीय कोटि का होगा मोल पर लीटर पर मोल लीटर पर सेकंड। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके पीछे, तो थोड़ा सा आपको मैं हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, अच्छा, आप किसी भी रिएक्शंस को अगर समझें कि R = क्या होगा, K, और यहाँ पर
इस पर घात होगा n। n है क्या? कोटि। n है क्या? कोटि, अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर वो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो आप शून्य लगाएंगे, बोलो सही है। और दूसरी बात, हमको किसका लेना है, हमको स्थिरांक का हमको इकाई बनाना है। तो इकाई k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू r बाई a पर n का पावर। तो अगर हम n का 0 मान लें, शून्य कोटि अभिक्रिया में माने, तो क्या होगा, यहाँ पर r है स्पीड का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमने सांद्रता का क्या होता है, इकाई मोल पर लीटर। और चूंकि घात यहाँ पर 0 है, शून्य कोटि में घात क्या होगा, 0 होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, तब इसके लिए ये हो गया 1 और बच गया हमारे पास, इकाई बच गया मोल पर लीटर पर सेकंड बचेगा। लेकिन अगर हम प्रथम कोटि की बात करते हैं, प्रथम कोटि n इज इक्वल टू 1, बाकी 2 का लोग निकालते रहना सेकंड नंबर, तो क्या हो जाएगा, k मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। और इसमें घात क्या है, 1 है ना सब, घात कितना, 1 है, तो इतना ही हुआ। तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या मिल गया, पर सेकंड। तो इसी तरह से अगर द्वितीय कोटि का होगा तो फिर ये द्वितीय कोटि में क्या हो जाएगा, थर्ड, बोलो मिल गया, n इज इक्वल टू में क्या मिल गया, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, और ये घात हो गया 2। तो एक वाला कट गया, एक वाला बचा, यस, तो क्या मिल गया, पर मोल, है ना, लीटर पर सेकंड, लीटर में आएगा, ऊपर आ जाएगा लीटर। तो ये बना। तो आप यही चीज़ इस लिस्ट में देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो। तो ये प्रश्न बनता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये काम आते हैं। अब आता है आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। आर्हेनियस ने सिंपल सी कुछ बातें कहा कि कोई रिएक्शन तब भी पॉसिबल है जब अणुएं, अभिकारक के अणुएं आपस में टकराएंगी। टकराना जरूरी है, और टकराने से ही रिएक्शन नहीं होगा, इतनी एनर्जी हो कि आपस में टक्कर करके सक्रिय संकुल बना ले। और ये जो टक्कर भी सही दिशा में होने, तो पहला टकराना जरूरी, दूसरी सही दिशा में होना जरूरी है टक्कर। और तीसरी बात है कि टकराने पर इतनी एनर्जी हो अणुओं में कि वो टकराने के बाद वो सक्रिय संकुल बना ले, मतलब टकराने के बाद अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे और इतनी एनर्जी के साथ वो फिर अभिक्रियाओं को आगे बढ़ा सके, एनर्जी अवरोध को पार कर सके। यही बात मैंने इन सारी बातों को यहां पर लिया है आपके लिए। जब अभिकारक अणुएं आपस में टकराती हैं तभी अभिक्रिया होंगी। दूसरा, उपयुक्त दिशा में टकराना चाहिए। और तीसरी बात है कि संपन्न होने के लिए इतनी ऊर्जा हो कि वो सक्रिय संकुल बना सकते, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके। अब बात आता है कि अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल बनाते हैं, और ये तब तक भी नहीं बना सकते जब तक कि वो ऊर्जा अवरोध को पार ना कर ले, एनर्जी बैरियर क्रॉस ना कर ले। और इसके लिए आप यहाँ पर एक ग्राफ को पढ़िए, अभिक्रिया की प्रगति, ये एनर्जी तो अभिकारक है, और ये इसके पास ऊर्जा ना हो तो वो क्या करेगा, ऊर्जा लेगा ताकि एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद ही ये अभिक्रिया संपन्न करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ इनकी एनर्जी इतनी थी और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस एनर्जी को लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसे लेने की आवश्यकता को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इस अभिक्रिया को होने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं E0, यानी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पर हुआ थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको हिंदी में बोल रहे थे देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा, अणु की रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा चाहिए। तो इसकी एनर्जी को हम E मानेंगे, इसकी जो लिया है एनर्जी उसको E0 लेंगे, और जितना डिफरेंस आया उन दोनों के बीच में, यानी कि उसको जितना लेना पड़ा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसी ग्राफ को बार बार आप अपने दिमाग में रखिए, मैं आगे की बात करता हूँ। देहली ऊर्जा परिभाषित करें तो लिखा है, अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी उतनी एनर्जी होगी तब अभिक्रिया होगी, उससे कम में नहीं होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको किसी अणु के द्वारा तब ली जाती है जब उसके पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ना हो। यानी किसी अणु में, किसी अभिकारक में देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ना हो, तो जितनी ऊर्जा देहली ऊर्जा होने लायक उसको
लेना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, आवश्यकता होती है, उतनी एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बात यहाँ पर लिखा है ऊर्जा की, वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। एकदम सिंपल परिभाषा में लिखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, देहली सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। हाँ, जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार करते तो इसको हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। मैंने लंबा लंबा इधर उधर के जो लाग लपेट था उसको काट दिया है, ध्यान रखिएगा। वन शॉट का मतलब भी यही होता है कि उसके हम जितने भी लाग लपेट उसको काट दें और आपको कम समय में पूरी चीज़ों को आपको दिखा दें। तो चलिए साहब आगे बात करते हैं ऊर्जा अवरोध। वही जो ऊर्जा अवरोध क्या है बेटा, यही ऊर्जा अवरोध है, यही ऊर्जा अवरोध है, क्योंकि इससे कम देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है उसको पार करना जरूरी होता है, तो इसी को हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं। तो क्या बोला गया, ऊर्जा अवरोध की एक परिभाषा बनती है, सब एग्जाम में आते हैं ना, इसलिए सब कुछ लिखा गया है। ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे पार करने के बाद ही कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा अवरोध सब जगह पे सारे फिगर बना सकते हैं, सारे चित्र बना सकते हैं। ताप गुणांक, ताप गुणांक को परिभाषित करेंगे तो हम K से परिभाषित करते हैं। हम यहाँ पर ताप गुणांक को हम लिखते हैं, ताप गुणांक, गुणांक को लिखते हैं K2/K1। ये दर स्थिरांक है। पहले वाला दर स्थिरांक जो है K2 जो है वो है KT पर, यानी T के 10 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर K की वैल्यू, और K1 जो है वो है KT पर, यानी कि T डिग्री, मान लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू, ये है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये 100 डिग्री पर है मान लेते हैं, तो ये 110 पर है K की वैल्यू। बस इन दोनों का जो अनुपात होता है इनको हम कहते हैं ताप गुणांक, और ताप गुणांक की वैल्यू जो होती है वो 2 के लगभग होता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लगभग 2 के आसपास। यानी एक सामान्य अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर लगभग दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो K2/K1 = 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बातें हुई, फिर हम चलते हैं आर्यनीय समीकरण की तरफ। आर्यनीय समीकरण क्या होता है, मैं आर्यनीय समीकरण के पूरे समीकरण को तो डेराइव यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझे समीकरण को। ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट हो गया नहीं, फटाफट। 2 नहीं बेटा, 5x होगा। तभी तो ये वन शॉट का एक बड़ा महत्व है आपके लिए। देखिए यहां पर आपने देखा आर्यनीय समीकरण, आर्यनीयस ने क्या कहा था, आर्यनीयस ने कहा था कि दर स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक होता है e⁻EA/RT के समानुपाती। ठीक है, कैपिटल R है ना, ध्यान रखना, RT के समानुपाती। इसी को हम अगर ओपन करें हमारे पास तो K = A e⁻EA/RT। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा log 10 K, ये होगा = log 10 A माइनस 2.3 क्या हो जाएगा EA/2.303 RT के बराबर आता है। यह हमारा आर्यनीयस का समीकरण हो गया। आर्यनीयस के समीकरण को और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक समीकरण बनता है जो कि 2 मानों के पर डिपेंड करता है, T1 और T2 पर। तो इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, log 10 पर K2/K1 = कितना हो जाता है, EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। ये फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल और इन सारी चीज़ों का मेन डिटेल के लिए आप जाइए मेरा प्लेलिस्ट। इस चैप्टर को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही दिल से पढ़ाया गया है और वहाँ से पढ़िए पूरा का पूरा। और इनमें न्यूमेरिकल्स है, इनमें सब कुछ है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है। सबसे बेहतर ये चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स यही देने वाला है आपको। अगर गलती करें, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, तो इन गलतियों को हम दूर कर सकते हैं अगर हम इसको ठीक से पढ़ें। तो बेटा मैंने जो भी पढ़ाया हो आपको एक तरह से रिमाइंड करने के लिए पढ़ाया है, और इन फॉर्मूलों को जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है उनको आपको याद हमेशा रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक एक और कुछ बचा है क्या, नहीं, आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।